चलो पहला क्वेश्चन ये है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तिल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो इस क्वेश्चन को किसी ने लगाया है क्या? ट्राई कर लेना सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी लगा देते। तो इसमें कह रहा है जो संतुलित कर सके, तो इसमें क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र कोई होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई इधर कर देते हैं, मान लो ये कोई आवेश है, ठीक है। ये अब 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब 3e के बराबर आवेश है, ठीक है। कैसे हो गई, एक सेकेंड। तो कोई ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है या, तो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना है, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है E, ध्यान रखियो, ठीक है। कभी क्वेश्चन आए तो इतना आवेश है ये। अब इसको कोई भी, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, इतना बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब इसको थाम सके, थामने का मतलब क्या है कि इसमें जो वैद्युत बल लगे ऊपर की ओर लगे, ठीक है। क्योंकि इसको गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लाने की कोशिश, इसमें कौन कौन से बल लगेंगे उसका पहले हम फ्री FBD बना लेते हैं। नीचे की तरफ लगेगा क्या, अगर इसका द्रव्यमान m है तो mg फोर्स लगेगा। और जब इसको क्या कह रहा है कि संतुलित कर सके, संतुलन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हवा में रुका रहेगा, ठीक है। तो हवा में रुकने के लिए इसमें जो वैद्युत बल लगे वो ऊपर की ओर लगे, जस्ट इसी के बराबर लगे, तभी तो संतुलित होगा। तो इसलिए ऊपर की दिशा में कौन सा बल लगना चाहिए, बल लगे कौन सा, इलेक्ट्रिक, Fe, स्मॉल e का मतलब हो गया वैद्युत बल, ठीक है। mg दोनों इक्वल हो जाएंगे, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, वैद्युत बल बराबर गुरुत्व बल, ये हो जाएगा। वैद्युत बल यहाँ पे कितना होगा, Fe, गुरुत्व का बल कितना हो जाएगा, mg। गुरुत्व Fe की वैल्यू कितनी होगी, जैसे वहाँ पे, यहाँ पे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होना चाहिए, अगर ये धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा ऊपर की दिशा में होगा पूरा का पूरा, ठीक। अब यहाँ पे जगह नहीं है बनाने के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र मान लो कितना है, E, कितना E वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ पे अब आवेश कितना है, Q, तो वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो मैं इधर बता दे रहा हूँ या इसी में कर दूँ, Fe बराबर हो जाएगा Q इंटू E, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र होता है हमेशा, तो QE लिख दूंगा और mg की जगह तो mg लिखा रहेगा, ठीक है। तो mg, अब m की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.01, यहाँ पे मैं पुट लिख 0.001 मिलीग्राम है, इसको ग्राम में mg दिया हुआ है ना, मिलीग्राम है ये, तो इसको ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, m बराबर कितना आएगा हमारा, 0.001 गुणे 10⁻⁶ kg में ही लिखेंगे, ठीक है। Q कितना होगा, Q की वैल्यू कितनी होगी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, Q की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तब E, अब मेरे को क्या है, E निकल जाएगा, ठीक है। तो E यहाँ पे Q की वैल्यू रख देता हूँ 3 गुणे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और m की वैल्यू रख देता हूँ 0.001 गुणे में 10⁻⁻⁶
और क्या है जी, जी की वैल्यू तो होती है 9.8 या 10 ले लो, जो भी ले लो, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार ले लेते हैं हम। निकालना क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 गुणे में जी को मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब बटे में 3 गुणे में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। हालांकि ये सही रहता, 16×3 = 48, 48 दूना 96, खैर चलो ठीक। वैद्युत क्षेत्र का मान लगभग जो भी आए कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा 2, 5 नहीं आएगा, ठीक। अब सही है। पर मीटर भी होता है, वो बाद में जाने को उसके बारे में, अभी न्यूटन पर कूलम ही लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है सवाल, ठीक है। ये भी हमेशा पूछे जाते हैं। ये तो 1 नंबर का बहुविकल्पी में पूछ देगा, या तो 2 नंबर में थ्योरेटिकल में दे देगा, न्यूमेरिकल में। इसमें पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण केंद्र ओ पर निकालना, यहाँ पे निकालना, ठीक है। इसमें जगह वगैरह छोड़ा तो है, तो इसको कैसे करोगे तो देखो, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। जब बहुत सारे आवेशों का निकाय होता है ना, तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे निकाल लो, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे निकाल लो, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे निकाल लो, इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे निकाल लो, और सबको जोड़ दो उसके नियम के अनुसार, वेक्टर के नियम के अनुसार। जो उत्तर आएगा वही आंसर हो जाएगा, दिशा भी मिल जाएगी। तो इसमें देखते हैं, इसमें जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास दूसरे कलर का पेन तो है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो इस वाले -2q की वजह से आवेश यहाँ पे जो बल लगेगा वो तो इस दिशा में लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ऋण आवेश है, अपनी तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। ये वाला भी अपनी तरफ करेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड या इसकी लंबाई इस वाले के जस्ट आधा होगी, तो अंदाजे से आधा बना दो। ये +q है, ये -q, तो ये +q वाला जो है अपने से विपरीत दिशा में, अपने से दूर बाहर की ओर, इसी लाइन में, इस बिंदु पर निकालना है। बिंदु ओ है, 2 बार ओ लिख गया क्या? तो ये सवाल तुम लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये कहानी, बाहर ये इस वाले पॉइंट से इसको मिलाएंगे इसी लाइन में, यहाँ पे इसका जो लंबाई होगी इन दोनों की सेम लंबाई होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि ये भी +2q है, ये भी +2q है, दूरी भी बराबर है, क्योंकि ये इसके सेंटर पर है, वर्ग है, तो ये दूरियाँ तो सबकी सेम होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये +q के कारण इधर जो मिलेगा, जो हमको वैद्युत क्षेत्र, वो मिलेगा, लेकिन उसकी लंबाई इसी के जस्ट बराबर होगी, -q वाले के परिमाण। तो ये कहानी हो गई। अब इसको मैं अगर सही तरीके से बनाऊं, इसमें अगर नाम दे दूं, इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। तो +q का -2q के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा उसको बोल देता हूँ E। वैसे तो O, चलो ठीक है, EA नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको क्या दूंगा, ये EC के द्वारा, ठीक है। और ये वाला किसके द्वारा पर लग रहा है, E जो B पर आवेश रखा है। ये वाला किसके कारण लग रहा है, E जो उत्पन्न हुआ है किसकी वजह से, D पे जो आवेश रखा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जब, तो बाहर कर लेते हैं। तो देखो ये वाला तो इसको सीधा सीधा माइनस कर देगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री पर है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे, अब देखो निकाल लेते हैं, -2q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
या मत लिखो डायरेक्ट इसमें, मैं ई ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ या लिख देता हूँ -2q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा का परिमाण ही हम निकालेंगे, ठीक है। कितना है ई ए कितना बनेगा मेरा 1/4πε0 2q बटे में। अब इस वर्ग की जो वो नहीं दिया हुआ है, इसने कुछ दिया है, वो नहीं दिया है, मतलब कि इस वर्ग का कितना भुजा है, तो भुजा मान लो थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लो, ठीक है, वर्ग की भुजा, ठीक। तो जब ये भुजा ए मान लोगे तो ये वाली कितनी होगी √2। चलो ठीक है, वीडियो भी ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है -2q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E A = 1/4πε0 q अपान में ये दूरी यहाँ पे ये वाली OA लेंगे, ठीक है। OA अभी देख लो AB = BC = CD = DA हमने ए मान लिया है, तो AC हमारा √2a हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिखना भूल गया मैं, AC भी जितना होगा BD भी उतना ही होगा कि नहीं होगा, दोनों होंगे √2a के बराबर होंगे। तो यहाँ पे किसको लिखूँगा, अब मुझे OA चाहिए, तो OA जो होगा पूरा AC के जस्ट आधा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये OA = OB = OC = OD, ये सब कितना होगा √2a/2 होगा, ये हो जाएगा √2a/2। इसको और सॉल्व करोगे तो a/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे क्या है OA आएगा कि नहीं आएगा OA। यहाँ से मेरा EA कितना आ जाएगा 1/4πε0 2q अपान में a/√2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारी। तो अब क्या करेंगे, एक के कारण तो हमने दिखा दिया, ठीक है। अब लिखेंगे +2q के कारण, +2q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चलो ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा क्षेत्र का परिमाण, हालांकि एक बार लिख दिए तो दोबारा डैश डैश ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, ठीक है, लाइनें। ये कितना हो जाएगा EP, ये नहीं ED हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 1/4πε0 2q अपान में, हमेशा आवेश का परिमाण रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा a/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार लिख देते हैं, बार बार क्या, जो कि नंबर तो उतने मिलेंगे, फर्जी का ज़्यादा पेज भरने से मतलब। इसी प्रकार EC क्या होगा हमारा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो गया इसके कारण +q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कौन सा वैद्युत क्षेत्र है EB कितना आ जाएगा 1/4πε0 q अपान में a/√2 का स्क्वायर, और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र EC = कितना हो जाएगा 1/4πε0 q अपान में a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब कहानी आ जाएगी। अब
यहाँ पे देखो जो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारा, ई क्या है, ई ए और ईसी दोनों एक दूसरे के दोनों के बीच का 180 डिग्री का एंगल है। तो इनका जो परिणामी आएगा, हम अगर इसको एक उसमें बनाएं, जैसे अब यहाँ पे फिगर बना दूँ क्या, चलो ठीक है, चलो अब समझाने के लिए बना ही देता हूँ छोटा सा फिगर, ठीक है। क्या था ये, ए बी सी डी, यहाँ पे ओ था, तो यहाँ पे मेरा कितना आवेश था। तुम लोग दो फिगर मत बनाना, मैं तो समझाने की वजह से इधर बना रहा हूँ। माइनस का 2q प्लस का 2a प्लस का 2q, इधर कितना है प्लस का 2q, इधर माइनस का q, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र, जो रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र आएगा, इधर तो डबल है, इधर जस्ट आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र आएगा इधर वाले का जस्ट डबल है, ठीक है। तो बचेगा कितना, बचेगा मेरा आधा बचेगा, ये ठीक है। कितना बचेगा, चलो ठीक है। इसमें क्या है, चलो इसको फिर से देख लो एक बार। माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई ए जो होगा ये वाला, इस पॉइंट से इसके अनुदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q, इस वाले आवेश के कारण। अब बीच की दूरी ओ ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ये ए होगा, तो ये वाला a√2 होगा, और इसका आधा a√2/2 होगा। तो हालांकि ए बी बी सी सी डी सारी भुजाएं ए होंगी, ये मान लिया हमने। बी डी इक्वल टू ए सी, दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, √2a होगी। और ओ बी, ये वाला ओ बी या ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, √2a/, डायगोनल का आधा या विकर्ण का आधा, √2a/2, और सॉल्व करोगे a/√2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू रख दोगे a/√2 बाद में हम ले जाएंगे उसको ऊपर, अभी यहीं पे इतना छोड़ देते। ये वाला वैद्युत क्षेत्र किसके अनुदिश है, ओ से ए की तरफ है, तो यहाँ पे लिख दिया ओ ए के अनुदिश। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का होगा ई डी, इसका नाम दे दिया वैद्युत क्षेत्र का ई डी। E1 E2 E3 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें डी लिख दिया कि डी पर रखे हुए आवेश के कारण कितना उत्पन्न होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान में a/√2, सॉरी a/√2 का स्क्वायर कर दोगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला वैद्युत क्षेत्र ओ बी के अनुदिश होगा। इस यहाँ पे जो आवेश रखा है इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये वाला जो होगा ओ से बी की तरफ। इसी प्रकार प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा किसकी अनुदिश होगा, ओ डी के अनुदिश होगा। ये मैंने ओ डी अनुदिश लिख दिया। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ई बी, इसका नाम ई बी दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में a/√2, चूँकि नीचे की जो दूरी है सब में सेम है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू ये है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इसी की दिशा में, अपने खुद की दिशा में लगाएगा। और ई सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में a/√2 का स्क्वायर, ये किसके अनुदिश लगेगा, ओ सी के खुद के अनुदिश, खुद की दिशा में लगाएगा, ओ सी के अनुदिश, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, जब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो इस वाले में इसको घटा देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो देख लेंगे, हालांकि इसी दिशा में बचेगी E1 वैल्यू। इन दोनों में, दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो इसके परिमाण में इसके परिमाण को घटा देंगे, तो जो परिमाण जो बचेगा वही हो जाएगा, वो बचेगा ओ बी के अनुदिश। तो यही चीज़ हम इधर किए हैं। ये देखो हमने क्या किया, ई ए और ई सी का, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा
इसमें इसमें माइनस लिखवाया है ए। हाँ ठीक, ठीक है ठीक। तो ये हमारा ये वाला ई ए था, तो ई ए में ई सी को घटा देंगे तो कितना बचेगा। ई ए और ई सी का परिणाम में ई वन नाम दे दिए, ई वन। ठीक है, ये यहाँ पे हमने उसी दिशा में बनाया हुआ है। तो ई वन कितना होगा 1/4 टू क्यू। इस वाले में टू क्यू था, इसमें सिंगल क्यू था, माइनस कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा। ये किसके अनुदिश आएगा, क्योंकि ये वाला तो छोटा वैद्युत क्षेत्र है, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला के अनुदिश बचेगा, ओ ए के अनुदिश। इसी प्रकार ई डी और ई बी, ई डी हमारा जो है ये है और ई बी हमारा ये वाला है, तो ई डी में से ई बी घट जाएगा 1/4 4 टू क्यू अपान में ए बाई, यहाँ पे a/√2 लिखना था, केवल √2 गलती से लिख गया है, तो a/√2 कर लो, a/√2। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करोगे तो जो बचेगा E2 कितना बचेगा, इसका ना इधर जो रिजल्टेंट बचेगा इस ये वाला, इसमें से घट के जो भी बचेगा, इसमें वाले से वाला कुछ घटेगा, तो 1/4 टू क्यू से एक क्यू कट जाएगा, क्यू अब तो बचेगा क्या, क्यू a/√2 का स्क्वायर, इतना बच गया। अब इन दोनों का ये वाला जो बचेगा ओ बी के अनुदिश बचेगा, ये ओ ए के अनुदिश बचेगा। ओ बी और ओ ए के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। किसी भी वर्ग के विकर्णों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, सबको पता है। तो अतः ई नेट क्या हो जाएगा, ई1 का स्क्वायर प्लस ई2 का स्क्वायर। जब दो बल 90 डिग्री पर लगे होते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल लेते हैं 1/4 टू क्यू अपान में ए का यहाँ पे ये टू क्यू कहाँ कैसे आ गया, टू क्यू थोड़ी आएगा, तो सिंगल क्यू आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख गई है, ये तो दोनों क्यू क्यू है ना। अच्छा ठीक है समझ गए। ये तो ये वाला a/√2 का स्क्वायर करोगे तो a तो स्क्वायर हो गया, √2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। और इन दोनों का चूँकि वैल्यू सेम है, इस अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसका और इसका दोनों को वैल्यू यहाँ पे रख के स्क्वायर करके वर्गमूल लोगे तो केवल √2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना इस बात को, ठीक है। ई1 और ई2 को यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है। एक निकाय में दो आवेश, क्यू ए इतना है 25 × 10⁻⁷, क्यू बी -2.5 × 10⁻, यहाँ पे पॉइंट होगा फिर तो 7 है। बिंदु ए ये है और बिंदु बी ये है, पर क्रमशः स्थित है, तो कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन कीजिए। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा जो होगी, दिशा निकालने के लिए ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनके बीचों बीच से आएंगे। इसके चतुर्भुज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दोनों के इसके समांतर यहाँ से लाइन खींचेंगे और इस वाले के समांतर यहाँ से जो भी लाइन मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो किसके अनुदिश मिलेगा ये किसी एक ये वाली भुजा ए डी के समांतर या बी सी बी के समांतर जो बल लगेगा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, इसको ये लिख सकते हो ए डी के समांतर, ए डी के समांतर। तो जगह नहीं है इधर, ए डी के समांतर, ठीक। चाहे ए डी के समांतर बोल, ए डी के बजाय डी ए बोलना चाहिए था कायदे से, क्योंकि इससे दिशा का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको मैं डी ए बना देता हूँ, डी और ए, डी से ए की तरफ, मतलब इस दिशा में परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, इस दिशा में, ठीक। अच्छा, एक निकाय में दो आवेश, क्यू ए इतना है, क्यू बी इतना है, चलो ठीक है। कह रहा है कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन कीजिए। तो इसमें क्या है, हम 3D तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है,
0, माइनस का 15। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, प्लस का 15। ठीक है, ये है इतना। अब कह रहा है कि कुल आवेश, इसमें कितना आवेश रखा हुआ है? इस वाले में लिखा हुआ है कि कितना रखा हुआ है? 2.5 गुणे 10⁻⁻7, ये प्लस है। ये वाला कितना है? क्यूबी माइनस का 2.5 गुणे में 10⁻⁻7। तो अब ये इस तरीके का आवेश रखा हुआ है, तो ये क्या बनाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन करना है। तो द्विध्रुव, पहली बात तो कुल आवेश तो कुल आवेश क्यू नेट कितना हो जाएगा? क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों को जोड़ दो। ये क्यू ए है, क्यू बी है, तो ये क्यू ए तो कितना है? प्लस का 2.5 गुणे में 10⁻⁻7। और क्यू बी कितना है? माइनस का 2.5 गुणे में 10⁻⁻7। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्यू नेट तो 0 है। द्विध्रुव आघूर्ण का क्यू नेट हमेशा 0 होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, ये कुल आवेश, इसमें यहाँ पर लिख दो कुल आवेश। द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L, किसी एक आवेश का परिमाण गुणे बीच की दूरी। किसी एक आवेश कितना है? Q तुम्हारा यहाँ पे 2.5 ले लो, गुणे 10⁻⁻7। L क्या होगा यहाँ पे? यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी, यही तो L होगा। तो ये माइनस का 15 है, ये प्लस 15 है कोऑर्डिनेट। तो इसके बीच में कहीं 0, 0 भी तो होगा, नहीं होगा? तो दोनों के बीच की जो दूरी निकालते हैं 3D में जब पढ़ोगे, तो यहाँ पे AB, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। 2L इक्वल टू क्या होगा? AB, ये होगा। वैसे अगर निकालना चाहें तो निकालें, नहीं डायरेक्ट ये यहाँ पे कहीं पे 0, 0 होगा। ठीक है, 0, 0, 0। तो इसके इधर प्लस 15, इसके इधर माइनस 15, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? प्लस का 30। समझ गए? फिर भी मैं निकाले दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है, जैसे तुम लोग रेखा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला पढ़े होगे कि नहीं पढ़े? √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर पढ़े होगे कि नहीं पढ़े हो? तो उसके अकॉर्डिंग अगर निकालोगे, फार्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का स्क्वायर प्लस में z1 - z2 का स्क्वायर। चूँकि 3 ठो कोऑर्डिनेट है, अगर z नहीं होता, अब यहाँ पे x1 x2 तो दोनों 0 हैं, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। y1 y2 कितना है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। z तुम्हारा एक में माइनस का 15, एक का प्लस में 15 है, तो हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का, फिर माइनस का 15, एक का स्क्वायर और √। आंसर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर आएगा। 30 सेंटीमीटर यहाँ रख दो, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 30 का गुणा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको पॉइंट कर देता हूँ मैं, तो ये मीटर में बन जाएगा। यहाँ पे रहने दो, अभी वो मत लिखो मात्रक। अब यहाँ पे 25 × 75 0.75 गुणे में 10⁻⁻7। इसी को ऐसे लिख सकते हो 7.5 गुणे 10⁻⁻6। Q का मात्रक होता है कूलम और L का मात्रक होगा मीटर, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए ना। तो यहाँ से तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण पता चल गया P। ठीक है, बल आघूर्ण अलग बात होती है, बल आघूर्ण मत निकाल दिए, ये है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इसमें किसी को कोई, इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर किसी को ए बी, ये माइनस का 15 है, प्लस 15 है, बाकी कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो बीच की वैल्यू इधर प्लस 15 इधर माइनस 15, टोटल 30 हो जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन
चलो, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है तथा वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम है। बल द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हालांकि अभी तक हमने ऐसा किया नहीं। द्विध्रुव आघूर्ण P कितना दिया है, 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। इसमें कूलम भी होना चाहिए, कूलम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हुआ है तो यहाँ पे कूलम इंटू सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ध्यान देना। अब तो यहाँ पे कूलम इंटू सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मात्रक ही द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम इंटू सेंटीमीटर होता है, कूलम इंटू सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, कहाँ पे है, 10वां नंबर है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र कितना है इसका, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। कह रहा है द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करो। इस क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा कितना है पर है, कितना, थीटा = 30 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब ये है वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो उससे ये द्विध्रुव आघूर्ण इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसकी दिशा कैसी होती है, -q से +q की ओर, है ना। तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। और अगर मैं इधर क्या लिख दूं, -q, इधर +q, तो एक आवेश यहाँ पे होगा, एक आवेश यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। तो उसकी दिशा इस दिशा की तरफ होगी, ऐसे, ठीक है। अगर कहीं दिखाना पड़ जाए, हालांकि हम दिखाते हैं नहीं, ये वेक्टर P होगा, ठीक है। यहाँ से P तो हमको क्या निकालना है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, ठीक है। तो P कितना मेरा बनेगा, दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ E कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁴, और गुणे में साइन थीटा कितना दिया हुआ है मेरा, 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से मेरा टाउ कितना निकलेगा, 4 × 5 = 20, तो 2 × 10⁻⁴, 9 में से 4 गए, 5 -5 -4। तो यहाँ से मेरे अगुड़े में ये भी होगा 1/2, तो आ जाएगा 10⁻⁻⁴। टाउ का मात्रक क्या होगा, टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। ये बल आघूर्ण है, ठीक। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, यहाँ पे लिख देना, बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण में अंतर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण P को बोलते हैं, और बल आघूर्ण टाउ को बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। हो तो अभी बता दो, दोबारा बता दूँ। ये है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। ये सेंटीमीटर में, यहाँ पे हमने ये सेंटीमीटर में है, अगर कूलम इंटू सेंटीमीटर में, तो फिर मेरे को यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 × 10⁻⁻11 कूलम इंटू मीटर होगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, समझ गए। हालांकि इनने
कूलम इंटू सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे 11 में से 4 गए 7, 10⁻⁻6 बचेगा फिर तो ये ऐसे ने कॉस बिना कन्वर्जन किए ही सॉल्व कर दिए। बुक वाले में गलत सॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे जब ये सेंटीमीटर क्लियरली दे रहा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सही आएगा, ठीक है। या तो इसने मात्रक गलत लिया होगा, CM लिखा होगा कूलम इंटू मीटर, जहाँ से भी कॉपी किया होगा। खैर चलो ठीक है, हम सही कर दिए, काम कर दो। अब यहाँ पे देखो, ये वाला सवाल इसका आंसर 10 ही आते, 4 आ रहा थे। अरे 4 आ रहा है, उसने डायरेक्ट इतनी वैल्यू पुट कर दिया। ये कूलम इंटू सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻−11 आएगा, तो यहाँ 10⁻−6 आ जाएगा अपने आप, ठीक है। उसने बिना कन्वर्ट किए ही लगा दिया है ना। एक किताब में हो, मैंने ये वाला सवाल देखा था, आंसर इतना ही आ रहा था। अरे तो उसमें यहाँ पे लिखा होगा कूलम इंटू मीटर, समझ गए, सेंटीमीटर की जगह में, तो सही आ जाएगा फिर तो। हाँ, मीटर ही लिखो। हाँ तो फिर अब जब सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर चलेगा ना, ठीक। सेंटीमीटर के हिसाब से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब इतना आएगा। बैग वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है हमारा, 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर लिखा है, थीटा 30 डिग्री है, उस पर बलाघूर्ण भी लग रहा है। बलाघूर्ण कितना लग रहा है, 6 गुणे में 10⁻−24 न्यूटन इंटू मीटर। अब कह रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। आघूर्ण की गणना, आघूर्ण क्या होता है, P। अगर केवल आघूर्ण बोले तो P होगा, अब बल आघूर्ण बोलेगा होगा तो T होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको फार्मूला में अप्लाई कर दो, टाउ बराबर में P sin थीटा, ठीक है। तो बस आंसर आ जाएगा, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। P मेरा कितना है, नहीं है, सॉरी, टाउ कितना है, 6 गुणे में 10⁻−24, SI यूनिट में है ये। P मेरे को निकालना है, E कितना है, 10⁵5 sin 30 डिग्री। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा ये तो 1/2 हो जाएगा, तो P बराबर में 1/2, 6 दूनी 12, तो 12 गुणे में 10⁵ ये 5 है, तो -29 हो जाएगा। तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा 1.2 गुणे 10⁻−30। इसका मात्रक होगा कूलम इंटू मीटर, ठीक है। मात्रक कैसे निकालोगे, मात्रक के लिए ध्यान रखना, क्योंकि देखो मात्रक के लिए क्या है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। इसका मात्रक कूलम होगा, इसका मात्रक मीटर होगा, बस काम खत्म। आया कहाँ से इसको हम मैटर नहीं करता, मात्रक तो सेम ही होगा, ठीक है। तो कूलम इंटू मीटर आंसर आ गया। इसका अगर फिगर बनाना चाहोगे तो देखो, ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है, फिगर सीख लो, कई बार फिगर बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर जो है ऋण आवेश रहेगा, इधर तुम्हारा धन आवेश रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि वैद्युत इसकी जो द्विध्रुव का जो P होता, P वेक्टर इसके अनुदिश होगा, उसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है हमेशा, ठीक है। तो इस दिशा में होगी, तो इस दिशा में ये वेक्टर होगा, एक ये, तो इनके बीच कहेंगे ये वाला थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमेशा द्विध्रुव हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक। तो इसमें इन केस अगर फिगर बना के सवाल आ गया तो सब मतलब बहुत लोग करेगा, 99% बच्चा गलती करेगा। अगर यही सवाल, खैर चलो बताएंगे, कभी न कभी मिलेगा वो सवाल। अगर इसी में ये वाला माइनस की उधर कर दे या प्लस की इधर कर देगा, ठीक है, तब क्या स्थिति होगी,
तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसे कर दे, अगर कोई कोई होता है इसको ध्यान नहीं देता है, मैं इधर क्या कर दूँ, इधर माइनस क्यू कर दूँ, इधर प्लस क्यू कर दूँ, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, नहीं आघूर्ण की पी की दिशा ये हो जाएगी, इस दिशा में होगा, और वैद्युत छेद की दिशा ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला अगर 30 डिग्री है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। इस एंगल को फिर यूज करेंगे, समझ गए। हम हमेशा P और E के बीच का एंगल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा सवाल आ गया तो 99% बच्चा गलत करके आएगा, वो हमेशा यही थीटा ही लिख के चला जाएगा। तो हम क्या बार बार हम क्या देख रहे हैं, इसका इस दिशा में, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो अब वैद्युत छेद की दिशा क्या है, इस दिशा में, वैद्युत छेद की दिशा ये हो गई, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो गई, कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे क्या है, थीटा चित्र बना के 30 दे देगा, थीटा की वैल्यू 30 दे देगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी, पेन के नोक की तरफ, इधर ये वैद्युत छेद है, इनके बीच का कोण ये वाले 180 में थीटा घटाओगे तो ये वाला मिलेगा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछतेगा, नहीं कर पाएंगे बच्चे, बड़े खुशी खुशी लगा के आएंगे, घर में चेक करेंगे, अरे गलत हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से होता है। ज़्यादा सवाल बच नहीं रहे तो उठे इसको भी करा देते हैं। एक निकाय में बंद है क्या, एक निकाय में दो आवेश QA 1.5 माइक्रोकूलम तथा माइनस QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलम है, क्रमशः दो बिंदु इतने इतने पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कुछ नहीं है, वही सेम सवाल है जो पीछे लगाया हो। एक ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा -21 0,0, ये mm में है क्या, हाँ mm में है, ठीक है। यहाँ पे b कितना है, b कितना है, ये भी, ये कितना है 20 है कि 21 है, एक में 21 दिया है, एक में 2 दिया है, इसे गड़बड़ दिया वैसे इसने। इसकी जब दूरी निकालेंगे तो अगर एक्चुअल सही दिया है तो तब तो ठीक है, +2 21 मिलीमीटर तो 23 मिलीमीटर हो जाएगा। डी कितना लिया इसने 4 mm, चलो ठीक है। हाँ इसने प्रिंटिंग गलत कर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2,0,0, ठीक है। यहाँ पे ये इसको 2 ही ले लो, ठीक है, 2.0 कर दो। ये ए हो गए, बी हो गए। यहाँ पे आवेश कितना है, यहाँ पे QA कितना है 1.5 प्लस का माइक्रोकूलम, ये कितना है QB, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। QB कितना है तुम्हारा 1.5 माइनस का, माइक्रोकूलम को माइक्रोकूलम लिखो, इसको ये भी लिख सकते हो 1.5 गुणे में 10⁻⁻⁶ कूलम, इसको भी लिख सकते हो। QA को 1.5 गुणे में 10⁻⁻⁶ कूलम। अब यहाँ से देखो QA QB पता चल गया, यहाँ की दूरी अगर पता चल जाए AB तो 2L = AB होगा। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -2 ये +2, सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4, ठीक है। मात्रा किसमें लिखा हुआ mm, तो mm ही होगा, ठीक है। तो ये कोई तुम लोग मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लगा रहे, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, तो सबको पता चल जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पूछा क्या है द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, अर्थात P की वैल्यू निकालना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा Q × 2L। Q कितना है, कोई एक आवेश ले लो, ऋण चिन्ह छोड़ देना है आवेश में, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, चिन्ह छोड़ देना है, गुणे में 2 × 2L, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 ×
2L की वैल्यू कितनी है 4 mm है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा। इसको मैं भी लिख सकता हूँ 4 गुणे में 10⁻³ मीटर। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो 15 चौको 60, 6.0 गुणे में 10⁻⁹ ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। मीटर। ठीक। और क्या पूछा? दिशा पूछा है, तो दिशा क्या होगी? दिशा बोल दोगे, यहाँ पे ऋणावेश किधर है? इधर, तो इधर से इधर को होगी, तो P की जो दिशा होगी वो ये दिशा होगी। ठीक, माइनस B से A की ओर दिशा क्या हो जाएगी? BA के अनुदिश। BA का मतलब क्या होगा? B से A की तरफ। ठीक, काम खत्म। एक क्वेश्चन और देख लो, अगर ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। ये है प्लस का 3.2 गुणे 10⁻⁹ कूलम माइनस तथा माइनस 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 2.4 गुणे 10⁻10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यह द्विध्रुव 4 गुणे 10⁵ वोल्ट पर मीटर की तीव्रता के समांगी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य तथा साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। कई सारी चीज़ एक साथ पूछ दिया। खैर चलो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, ये मान लो ये वाला पॉइंट ए है तो QA कितना हो जाएगा? 3.2 गुणे में 10⁻⁻19 ये हो जाएगा। ये D है तो QB भी कितना हो जाएगा? माइनस का 3.2 गुणे में 10⁻⁻19। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है। अब इसमें क्या है, एक गड़बड़ी है। अच्छा चलो ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पे कहाँ दिखाएं हम? तो ऊपर दिखा दिए, चलो इसको नीचे दिखा देते हैं। इसको थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, इसको नीचे दिखा देते हैं। ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया। अब इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था में पड़ा हुआ है। तो साम्यावस्था में जब पड़ा होगा तो क्षेत्र की दिशा में हमेशा माइनस आवेश होता है क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे बना देते हैं हम। ठीक है, तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये हमारा वो हो गया। तो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। P की दिशा इस दिशा में होगी। ठीक है, और हमेशा ऋणावेश क्षेत्र के अनुदिश ही जाके रुकता है। अब विपरीत दिशा में धनावेश रहेगा। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो आसान है। फर्स्ट पार्ट में P = Q × 2L। तो P कितना है हमारा, Q कितना, कोई एक आवेश ले लो। 3.2 गुणे में 10⁻⁻19 और गुणे में 2L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2L की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना, 2.4 गुणे 10⁻। यहाँ पे 2L जो वैल्यू होगी 2.4 गुणे में 10⁻−10। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी 2.4 गुणे में 10⁻−10। आंसर मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं अभी छोड़ रहा हूँ, अपना गुणा करके देख लेना। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं क्या कर दे रहा हूँ, 10⁻−29 इतना करके छोड़ दे रहा हूँ। गुणा करके बताना जिसका हो जाए। इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है द्विध्रुव साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। ये अभी साम्यावस्था में पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, अब इसको जो है ये वाला ऋणावेश इधर है, इसको ऐसे घुमाओगे 90 डिग्री लाओगे, फिर 180 लाओगे। इसके लिए फार्मूला हमने डिराइव अभी नहीं किया। क्या किए गए कार्य के लिए अभी हमने डिराइव नहीं किया, तो अभी इसका नहीं बताते हैं।
खैर चलो बता देंगे यार। ये वाला बेकार दे दिया, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था। किया गया कार्य साम्यावस्था से घुमाने पर किया गया कार्य डब्लू थीटा एंगल घुमाने पर जो होता है पी ई, इसको बाद में डराइव कराएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो पी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ई की वैल्यू दे रखा है, ये इतना ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ई बराबर है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर दिखा है। तो वोल्ट पर मीटर वाला जो है मात्रक तुमको आगे मिलेगा, ये होता है, ये SI यूनिट ही होती है। इसका मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 3.2 गुणे में 2.4 गुणे में 10⁻−29 गुणे में ई कितना है 4 × 10⁵ और माइनस थीटा 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री कास की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो -1 यहाँ पे रखोगे तो +2 हो जाएगा। इसको गुणा करके निकाला हुआ है 7, ये वाली वैल्यू कितना निकाला हुआ है 7.68। हाँ, ये वाली कितनी हो जाएगी वैल्यू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6.144 के आसपास आएगी। गुणे में 10⁻, ये 5 है, 29 है, माइनस का 23 बचेगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 और 4 दूनी 8, 8 को गुणा इसमें करोगे इतना आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। अब एक चीज़ बच रही है, क्या? साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए देखो फार्मूला बाद में डराइव करेंगे, और देख लो अभी इसी में करा देते हैं। साम्यावस्था की स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होगा U होता है, U बराबर का माइनस का P cos थीटा होता है। ये रटना पड़ेगा तुमको, अभी डराइव नहीं करवाया, करवाएंगे बाद में। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा P की वैल्यू तो पता है, माइनस का P की वैल्यू कितनी है 7.68 गुणे में 10⁻−29 और गुणे में E की वैल्यू तो पता ही है कितनी थी 4 गुणे में 10⁻6 और गुणे में cos थीटा। cos कितना घुमाने, क्योंकि साम्यावस्था में के लिए थीटा होगा 0। ठीक है, ध्यान देना। साम्यावस्था में थीटा = 0 होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद, गुणा भाग करने के बाद, माइनस का 3.07 गुणे में 10⁻−23 जूल। जब गुणा करने का टाइम ना हो तो केवल गुणे के रूप में लग के चले आना। ठीक है, घात का गुणा करा देना, इतनी जूल होगी। चूँकि ये किया गया कार्य की बात कर रहा, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे क्या है कि साम्यावस्था होती क्या है, जान लो। ये हो गए तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र। अब कोई मान लो द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, ये ऋण आवेश जब होगा क्षेत्र की दिशा में और धन आवेश होगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इस अवस्था को साम्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ऋण आवेश इधर रखा हो और धन आवेश इधर रखा हो तो साम्यावस्था, वो भी साम्यावस्था होती है, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती, असंतुलित होती, क्या बोलते हैं, अस्थायी साम्यावस्था होती है। ये वाली स्थायी साम्यावस्था होती है। ठीक है, इसमें हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा, तो साम्यावस्था 2 टाइप की होती हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में 2 एक ही करके सब आते हैं। तो ये क्या हो गया, स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था। एक अस्थायी साम्यावस्था होती है, उसका नहीं पूछ रहा है ये। ठीक है, अस्थायी साम्यावस्था का अगर इन केस पूछ दिया तो 99% बच्चे गलत करके आएंगे उस सवाल को। अस्थायी साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, चलो अस्थायी यहाँ पे साम्यावस्था में लिख दूंगा बाद में।
ठीक है, जब ये सूखेगा तो अस्थायी साम्यावस्था क्या होगा तुम्हारा, वैद्युत क्षेत्र यही रहेगा हमारा, और उसमें क्या होगा, धन ऋण आवेश मेरा इधर होगा और धन आवेश इधर होगा। अब इसको अगर ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया हिसाब से छोड़ दिया हूँ तो रुका रहेगा, थोड़ा फिर धक्का लगेगा तो तुरंत ये वाला धनावेश इधर भाग के आ जाएगा, ऋणावेश इधर भाग के आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये कहानी होगी। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। यहाँ पे इस अवस्था के लिए थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा 0, और यहाँ पे थीटा कितना होगा, इस यहाँ पे थीटा होगा तुम्हारा 180 डिग्री। और यहाँ पे जब स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो यहाँ पे 180 डिग्री रखोगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यू जब निकालोगे अस्थायी साम्यावस्था के लिए तो सब कुछ तो सही रहेगा, माइनस का PE और कॉस यहाँ पे 180 डिग्री डाल दोगे। तो जो कैलकुलेशन करोगे सब कुछ करने के बाद, माइनस का 7.68 गुणे में 10 घात माइनस 23 था क्या, 23 आ रहा है, 29 है, 29 गुणे में 4 गुणे में 10 घात 6 गुणे में cos 180 डिग्री करोगे। चूँकि इसकी वैल्यू खुद की -1 होगी तो प्लस में आ जाएगा, सब कुछ वही आएगा, बस प्लस में आ जाएगा। 3.7 गुणे में 10 घात -23 जूल। अब केवल साम्यावस्था बोलता है ना तो आदमी जब सिर्फ वही वाली केवल निकाल के चला आता है, स्थाई वाली, अस्थाई वाली नहीं करता। अगर इनकेस अस्थाई का पूछ दिया, हालांकि कंप्लीट आंसर तो यही है। ये क्या है, ये स्थाई साम्यावस्था, ये वाला स्थाई साम्यावस्था का, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे इतने लगाते हैं, इसको नहीं लगाता सेकेंड केस को, ठीक है कोई। तो लेकिन जान लो क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया।